लोग क्लास 11th के अध्याय 1 का समुच्चय, ठीक है, उसके उसमें जो रिक्त समुच्चय होता है उसको रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या दिया है, रिक्त समुच्चय यानी कि द एम्प्टी सेट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है ये रिक्त समुच्चय। देखते हैं, समुच्चय ए इजकल टू एक्स सच दैट एक्स कक्षा 11th में अध्ययन कर रहे एक विद्यार्थी है। ठीक है, इसके कहने का क्या मतलब है कि जो दिया है समुच्चय हम लोग को एक्स के रूप में है और सच डैट ऐसा है कि एक्स जो है हमारा ये वो क्या है कि कक्षा 11th में अध्ययन कर रहा एक विद्यार्थी है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या मिल रहा है उस तो देखिए इसमें जो विद्यार्थी है उसको हम कक्षा 11th में का विद्यार्थी है तो हम जितने भी उस 11th कक्षा में विद्यार्थी होंगे उन सब को हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो हम उस स्कूल में जाकर कक्षा 11th के अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को गिनकर उनकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अतः समुच्चय ए में ए के अवयवों को संख्या सीमित है। ठीक है, जो इनकी संख्या है जिससे कक्षा 11th में जो लड़के होंगे उनकी संख्या एक सीमित है, कम से कम ज़्यादा होंगे तो 100 होंगे, 50 होंगे, 60 होंगे, 70 होंगे, ऐसे मतलब जितने भी होंगे ये लिमिट संख्या है उसको हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि अतः समुच्चय ए के अवयवों की संख्या सीमित है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, अगर अब मान लीजिए समुच्चय बी इजकल टू दिया है क्या, एक्स सच डेट एक्स वर्तमान में कक्षा 10th और 11th के अध्ययन कर रहे विद्यार्थी है। अब देखिए दूसरा हम लोग समुच्चय दिया क्या बी, वो दिया है एक्स सच डेट एक्स वर्तमान में कक्षा 10th तथा 11th के अध्ययन कर रहे विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि एक विद्यार्थी एक साथ दोनों कक्षाओं में यानी कि 10th और 11th में अध्ययन नहीं कर सकता है। अब ये कैसे संभव, मान लीजिए कोई लड़का हो गया, मगर मान लीजिए आप ही हो गए, मैं हो गया। ठीक है, तो मैं एक साथ 10th क्लास में भी और 11th क्लास में भी कैसे पढ़ सकता हूँ, ये तो संभव नहीं है। तो यही बोल रहा है क्या कि अध्ययन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अतः समुच्चय बी में कोई अवयव नहीं है। जब कोई भी आदमी एक साथ जब 10th और 11th में नहीं पढ़ सकता है एक समय पे, तो उसमें क्या करेंगे, कक्षा 11th में कोई लड़का ही नहीं है तो क्या करेंगे, तो बी में कोई अवयव ही नहीं बचता है। ठीक है, बी में कोई अवयव नहीं है इसलिए कहेंगे क्या कि बी में कोई अवयव नहीं है। ठीक है, अब रिक्त समुच्चय का परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या है, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसका मतलब कि मान लीजिए कोई सेट ए हो गया उसमें कोई भी अवयव नहीं हो, ठीक है, ऐसे बस खाली हो। ठीक है, इसमें कोई जीरो भी नहीं आना, जीरो तो आ जाएगा तो वो एक सेट हो जाएगा। जैसे कि ये बी हो गया, बी नंबर जो बी है हमारा जो है उसमें क्या है, एक भी अवयव नहीं है, एक भी अवयव नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बी रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, और रिक्त समुच्चय को हम शून्य समुच्चय भी कहते हैं। ठीक है, इस परिभाषा के अनुसार बी एक रिक्त समुच्चय, अभी जो मैं बताया वही बोल रहा है ये भी क्या कि बी एक रिक्त समुच्चय है जबकि ए रिक्त समुच्चय नहीं है। ये जो हमारा था ये जो हमारा सेट था ये क्या था, 11th में कर रहे विद्यार्थियों की संख्या थी, तो हम लोग गिन सकते हैं उसको भी, उस स्कूल में जाके उस 11th क्लास के विद्यार्थियों को गिन सकते हैं। इसलिए ये क्या है, एक सीमित संख्या थी जिसको हम लोग गिन सकते हैं। इसलिए क्या है, एक सेट है, ये सही है, इसलिए ये क्या है, रिक्त समुच्चय नहीं है। यही बोल रहा है कि ये जो है रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, ये जो है रिक्त समुच्चय नहीं है। तो अब देखिए रिक्त समुच्चय को सूचित करने के लिए फाई और मझौले कोष्ठ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए रिक्त समुच्चय को दो तरह से सूचित करते हैं, देखिए एक फाई और दूसरा ये मझौला कोष्ठ। मझौले और शर्त यह है कि मझौले कोष्ठ में कोई भी संख्या नहीं रहना चाहिए, यहाँ तक कि जीरो भी नहीं रहना चाहिए, तभी उसको रिक्त समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए रिक्त समुच्चय। ठीक है, दिया है कि ए इजकल टू एक्स सच डेट एक्स 1 एक्स इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 एक्स एक प्राकृत संख्या है। अब देखिए यहाँ पे दिया है समुच्चय हम लोग एक्स के रूप में है हमारा। ठीक है, और एक्स जो है वो कैसा है, एक्स जो है हमारा 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है, और एक्स और कह रहा है कि एक्स एक प्राकृत संख्या। अब देखिए ये कैसा बात हो गया, हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या कैसी होती है। देखिए प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है, गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। 3 4 ऐसे डॉट डॉट जाएगा इन्फिनिटिव तक, ये हमारा क्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया। अब ये कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या किया है कि 2 से छोटा, 2 से छोटा, इसका मतलब कि इधर आ जाइए,
और एक से कह रहा है बड़ा है ये, तो एक से बड़ा और दो से छोटा कहीं कोई संख्या है हम लोग के पास प्राकृतिक संख्या में? प्राकृतिक संख्या तो के एक और दो के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं है। तो ये क्या है, ये जो है ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है, ये क्या होता है, क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय, समुच्चय है। कारण देंगे क्योंकि क्योंकि एक और दो के बीच कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है, इसीलिए क्या होता है, हो जाएगा ये एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब देखिए बी एग्जाम्पल दिया है क्या, कि बी इजकल टू, दूसरा एग्जाम्पल हमारा है बी इजकल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस टू इजकल टू जीरो, और एक्स एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक्स के रूप में है, और हमारा कैसा है जो संख्या वो एक्स के रूप में जो है वो कैसा है, एक्स स्क्वायर माइनस टू इजकल टू जीरो, और एक्स एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक्स एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो परिमेय संख्या हम लोग को क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है जो संख्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस टू, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो मान लीजिए इसको अगर हम लोग यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो 1 तो सही होगा नहीं, क्या क्यों नहीं होगा, देखिए 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस टू इजकल टू क्या, माइनस 1 इजकल टू जीरो, ये कभी संभव नहीं है, तो ये 1 तो होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 2 इजकल टू जीरो, ये भी संभव नहीं है। 3 रखेंगे तो ये तो और ज़्यादा हो जाएगा, 4 रखेंगे तो और ज़्यादा होगा। तो ऐसा तो संख्या मिल ही नहीं रहा है, ये जो समुच्चय दिया है उसका तो संख्या कहीं मिल ही नहीं रहा हमको, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कोई अवयव नहीं है। तो क्या करेंगे, बी भी क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। बी क्या हो जाएगा, एक रिक्त समुच्चय समुच्चय है। ठीक है, ये भी ये क्या है, एक रिक्त समुच्चय है, आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को जो ये संख्या दिया है, हम उसमें प्राकृतिक संख्या कोई भी संख्या रख रहे हैं तो हमको ये ऐसा मिल ही नहीं रहा है, ये सही नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल दिया है सी, तीसरा एग्जाम्पल दिया है सी इजकल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इजकल टू फोर, एक्स एक्स विषम संख्या है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि एक्स के रूप में है, और एक्स जो है क्या है, एक्स स्क्वायर इजकल टू फोर आ रहा है, मतलब कि जो भी संख्या हम लेंगे उसका स्क्वायर करने पे 4 आएगा, 4 के बराबर होगा। ठीक है, और कह रहा है कि x जो है एक विषम संख्या है। अब देखिए ये कैसा बात हो गया, विषम संख्या क्या होता है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट डॉट। ठीक है, ये विषम संख्या हो गया हमारा। तो अब देखिए विषम संख्या अगर हो गया तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, 1 का तो 1 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा। तो ये कभी 4 के बराबर तो मिल ही नहीं रहा है हमको, ये जो बोल रहा है वो तो उससे तो हमको संख्या ही नहीं मिल रहा है, तो क्या कहेंगे, तो सी भी क्या हो जाएगा, एक रिक्त समुच्चय है। सी भी क्या है, एक रिक्त समुच्चय समुच्चय है। ठीक है, सी भी एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद देखेंगे एक परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ए इजकल टू दिया है क्या, 1 2 3 4 5, यानी कि एक समुच्चय दिया है ए, उसमें 1 से लेकर 5 तक अवयव दिया है, और बी एक समुच्चय दिया है जो कि इसमें क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और जी है, ये इसमें 6 अवयव दिया है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि ए में 5 अवयव हैं और बी में 6 अवयव हैं। ठीक है, गिन लीजिए, ये 5 अवयव है, ये 6 अवयव हैं। ठीक है, और कह रहा है क्या कि किसी समुच्चय एस के अवयव की संख्या से हमारा अभिप्राय समुच्चय के भिन्न अवयवों की संख्या से है, और इसे नंबर ऑफ एस, ठीक है, नंबर ऑफ एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि नंबर ऑफ एस प्राकृत संख्या है तो एस एक अरिक्त समुच्चय, एक अरिक्त परिमित समुच्चय है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जैसे कि इसमें जो हमारा अवयव दिया है, ये नंबर जैसे 5 इसमें ए में अवयव दिया है, तो इसमें अगर कोई पूछा कि ए में कितना अवयव है तो नंबर ऑफ, तो उसी ए में कितना अवयव है उसी को लिखेंगे भाषा में, तो नंबर ऑफ ए इजकल टू लिखेंगे, तो नंबर ऑफ ए इजकल टू कितना है, 5 है। तो यही बोल रहा है कि जैसे एस नाम का कोई समुच्चय, जैसे ए यहाँ पे है तो वहाँ पे ये बोल रहा है कि एस नाम का कोई अगर समुच्चय हो गया तो उसमें जो भी अवयव होगा उसको शून्य, मतलब कि
समुच्चय अवयवों को संख्या से सूचित करने के लिए इसे नंबर ऑफ एस से प्रदर्शित करते हैं। और कह रहा है कि यदि नंबर ऑफ एस प्राकृत संख्या हो, यानी कि ये जो नंबर ऑफ ए है वो प्राकृत संख्या हो, यानी कि नंबर ऑफ एस भी होगा प्राकृत संख्या होगा अगर, तो एस क्या होगा, एक अरिक्त समुच्चय होगा ये, ठीक है, अरिक्त समुच्चय है, ठीक है, अरिक्त समुच्चय है। तो आइए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन पर विचार करें, ठीक है। हम देखते हैं कि इस समुच्चय के अवयवों की संख्या असीमित होती है। इस प्रकार हम कहते हैं कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय एक अरिक्त समुच्चय होता है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, आइए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n पर विचार करें। हम देखते हैं कि इस समुच्चय के अवयवों की संख्या असीमित होती है। इस प्रकार हम कहते हैं कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय अपरिमित होता है। इसके क्या मतलब, जैसे कि प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, डॉट डॉट डॉट, एक कहाँ तक होता है इसका कोई निश्चित नहीं है। तो वही बोल रहा है कि ये असीमित होता है, असीमित होता है, ये कहाँ तक जाएगा इसका कोई निश्चित नहीं है, इसीलिए बोल रहा है कि असीमित होता है। तो कह रहा है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं इसको प्राकृत संख्याओं का समुच्चय अपरिमित होता है, अपरिमित समुच्चय होता है, ठीक है। इसीलिए जिसका उपयुक्त समुच्चय ए बी परिमित समुच्चय है, ठीक है। जैसे ए बी हम जो यहाँ पे लिए हैं ये हमारा ए और बी जो लिए हैं ये क्या है, एक परिमित समुच्चय है। क्यों परिमित समुच्चय की, नंबर ऑफ ए हम लोग अभी निकाले थे, तो नंबर ऑफ ए 5 है और नंबर ऑफ बी 6 है, ये हम लोग देखे थे, ठीक है। अब परिभाषा देखेंगे, वह समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है, अन्यथा समुच्चय अपरिमित कहलाता है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग पीछे देखेंगे कि नंबर ऑफ ए में कितना था अवयव, 5 था, नंबर ऑफ ए इजकल टू 5 था और नंबर ऑफ बी इजकल टू 6 था, ठीक है। इस प्रकार की जितने भी मतलब हम लोग को समुच्चय मिलेगा जिसको हम गिन सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय बोलेंगे। और जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या जो था 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो उसको हम गिन नहीं सकते, वो कहाँ तक जाएगा इसकी कोई निश्चित नहीं है। जब उस तरह का अगर बात आएगा तो क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा, समझ गए, यही उसका परिभाषा कह रहा है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल में देखते हैं क्या दिया है कि यदि ए सप्ताह के दिनों का समुच्चय है, तो जैसे कि सप्ताह के दिनों का समुच्चय को ए से सूचित किया जाए अगर, तो ए परिमित है। ए परिमित का मतलब कि मान लीजिए ए में कितना 7 दिन होता है सप्ताह में, तो वो 7 दिन है, तो उसको हम लोग गिन सकते हैं, तो यानी कि नंबर ऑफ ए कितना है, 7 है, तो ये क्या कहलाएगा, एक परिमित कहलाएगा, ठीक है, समझ गए। अब दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए ए की एस समीकरण, ठीक है, एस समीकरण यानी कि एस इजकल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। ये हम लोग एक समीकरण दे दिया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एस परिमित है कि अपरिमित है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसको एक्स को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको अगर सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 16, यानी कि -16 है तो इसे बराबर क्या जाएगा, +16 हो जाएगा। और फिर जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इजकल टू क्या होगा, √16 हो जाएगा। अब इसका क्या होगा, +-4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितना मतलब 2 संख्या मिला, या एक क्या मिला, एक +4 मिला, एक -4 मिला, ठीक है, 2 अवयव मिला। तो ये भी क्या है, एक निश्चित है कि 2 संख्या हम लोग इसको गिन सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक परिमित समुच्चय है, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, मान लीजिए कि जी किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है, तो जी क्या है, अपरिमित है। अब ये परिमित अपरिमित कैसे हो गया, देखिए अब कह रहा है कि जी किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, देखिए अब रेखा जो है हमारी एक रेखा हो गया, ठीक है। तो ये तो मान लीजिए छोटा सा रेखा है, तो इसमें इसमें गिन सकते हैं, ये देखिए छोटी छोटी बिंदुओं से जो मिलता है उसमें एक उसी को रेखा बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारी बिंदु है, उसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। और ये कह रहा है कि एक रेखा पे स्थित बिंदुओं का समुच्चय है, तो बिंदु के समुच्चय रेखा पे हम लोग गिनना संभव नहीं है, इसीलिए क्या होगा कि जी एक अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। नोट में देखेंगे, जब हम किसी समुच्चय को रोस्टर रूप में निरूपित करते हैं तो हम उस समुच्चय को सभी अवयवों को मझौले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं, लेकिन किसी अपरिमित समुच्चय के सभी अवयवों को मझौले कोष्ठक के भीतर लिखना संभव नहीं है।
इसका क्या मतलब है, जैसे कि हम लोग पीछे पढ़े कि नंबर ऑफ जो मतलब गिन सकते थे, उसको क्या करें, उसको मझौले कोष्ठक के भीतर लिख सकते हैं, लेकिन जो जिसको हम लोग मतलब कि उसका निश्चित नहीं, जैसे कि प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, तो उसको क्या करते हैं 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा इसका कोई निश्चित ही नहीं है, तो उसको क्या हम मझौले कोष्ठ में लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, उसको लिखना संभव नहीं है, तो मझौले कोष्ठ में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, उसको लिखना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे समुच्चय को आगे बोल रहा है कि उसके बारे में बता रहे हैं, आप समझिए, दिया है कि क्योंकि ऐसे समुच्चयों की संख्या सीमित नहीं होती है, ठीक है, यह भी कह रहा है कि सीमित नहीं होती है, अतः हम किसी अपरिमित समुच्चय को रोस्टर रूप में प्रकट करने के लिए उसमें कम से कम इतने अवयव को लिखते हैं जिससे वह उस समुच्चय की संरचना स्पष्ट हो सके, और उसके बाद 3 बिंदु लगाते हैं। इसका मतलब कि जैसे कि प्राकृतिक संख्या ही ले लीजिए, उसको अगर हम लोग लिखना पड़ेगा, उसको ऐसे सीमित समुच्चय नहीं है प्राकृतिक संख्या, ये तो पता है, लेकिन उसको अगर लिखना हो रोस्टर रूप में, हम उसको रोस्टर रूप में लिख सकते हैं, भाषा के रूप में उसको लिखना संभव नहीं है, तो रोस्टर रूप में उसको लिख सकते हैं, यानी कि उसको अगर मान लीजिए ए से अगर प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को सूचित करें, तो यहाँ से क्या करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, ये तो अब कहाँ तक लिखेंगे इसका कोई निश्चित नहीं है, ठीक है, तो उसी को लिखने के लिए ठीक ऐसे संख्या का समुच्चय मतलब लिखते हैं जैसे स्पष्ट हो सके। देखिए कह रहे हैं कि इतने अवयव को लिखते हैं जिससे कि समुच्चय की संरचना स्पष्ट हो सके, यानी कि अब मान लीजिए 1 2 3 4 5, अब हम लोग इतना लिख दिए तो कोई भी समझ आएगा प्राकृतिक संख्या क्योंकि लगातार आ रहा है, और गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब उसके बाद कह रहा है कि 3 बिंदु लगाते हैं, जैसे अब डॉट डॉट करना होगा तो क्या करेंगे 1 2 3 बिंदु लगा के उसके बाद कोष्टक बंद कर देंगे, ये हो गया क्या, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब ये क्या है, एक अपरिमित समुच्चय है, ठीक है, समझ गए। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल इसका समझने के लिए, दिया है कि 1 2 3 डॉट डॉट प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अभी तो मैं समझाया, फिर से देखिए यहाँ पे दिया भी है एग्जाम्पल में कि 1 2 3 डॉट 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 3 डॉट दिया है, फिर से प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है, ये क्या है, अपरिमित समुच्चय है एक। अब देखिए दूसरा क्या करेंगे, जितना भी अपरिमित समुच्चय है उसको दर्शाने के लिए इतना 2 3 वर्ड लिख के उसके बाद डॉट डॉट 3 डॉट लगा के छोड़ देते हैं, ये हो गया लिखने का तरीका अपरिमित समुच्चय को, ठीक है। अब विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, अब विषम प्राकृतिक संख्याओं का दूसरा एग्जाम्पल दे रहा है, तो क्या, तो विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है, 2 होती 3 होती है, 5 होता है, 7 होता है। अब इसको आगे कितना लिखे जाएंगे, तो फिर से क्या करेंगे 3 डॉट लगा देंगे, जिसका कोई सीमित नहीं है उसको कितना लिखा जाएगा, 4 से 5 बार लिखिए, 4 5 अंक लिख दीजिए, उसके बाद 3 डॉट लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा, समझ गए। एग्जाम्पल अब 3 देखेंगे, दिया है कि पूर्णांकों का समुच्चय है, ठीक है, पूर्णांकों का संख्या, पूर्णांक संख्या समझते हैं ना, माइनस से लेकर प्लस, माइनस संख्या से लेकर प्लस संख्या तक जितनी भी जो आती है वो क्या होता है, एक पूर्णांक संख्या कहा जाता है, जिसका कोई, ठीक है, वो पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो अब देखिए उसी को मैं एग्जाम्पल में दिया, देखिए अभी हम पीछे पढ़े कि जिसका निश्चित नहीं है लिखना उसको 3 डॉट से सूचित कर देते हैं, 3 डॉट लिख दिए, जैसे -3 लिया, -2 लिया, -1 लिया, फिर 0 लिया, फिर 1 लिया, 2 लिया और 3 लिया, फिर से 3 डॉट लगा दिया, ठीक है। तो अब ये इधर प्लस में भी जा सकता है और इधर माइनस में जा सकता है, ये क्या है, एक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय हो गया, ठीक है। तो ये तीनों जो हम लोग अभी समुच्चय दिखे वो क्या है, अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। ये जो प्राकृतिक संख्या का समुच्चय देखे, फिर से विषम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय देखे, फिर पूर्णांक संख्या का समुच्चय देखे, ये क्या है, एक अपरिमित समुच्चय है, तीनों एक अपरिमित समुच्चय है। अब देखिए आगे दिया है, कुछ एग्जाम्पल बनाएंगे, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग को दिया है, उसको बताना है कि परिमित है कि अपरिमित है। देखिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं, दिया है एक्स सच दैट एक्स जो है कैसा है, इससा है कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x-1 इंटू x-2 = 0। देखिए अब कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स के रूप में है, और सच दैट ऐसा है कि एक्स जो है हमारा क्या है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या है, और जो है कैसा है कि x-1 इंटू x-2 का जो गुणांक है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो इसी को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। देखते हैं x-1 और x-2 = 0, हम लोग बहुपद में पढ़े थे, तो फिर इस यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, x का मान एक 1 होगा और x का मान एक 2 होगा, ठीक है। तो हम लोग के इतना 2 संख्या मिला, ये क्या है, एक निश्चित है, निश्चित संख्या है, हम लोग को मिल गया
निश्चित एक संख्या मिलेगी, वो भी क्या है, एक प्राकृत संख्या है। ये जो कह रहा था वो हमको मिल गया, तो क्या कहेंगे, ये क्या है, जो हमारा ये समुच्चय है क्या है, एक परिमित समुच्चय है। ठीक है, परिमित परिमित समुच्चय समुच्चय है। ठीक है, परिमित समुच्चय है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, दिया है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एक्स के रूप में है और एक्स जो हमारा नेचुरल नंबर है, और एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर करेंगे वो क्या है, 4 है। तो एक्स स्क्वायर जो 4 है, ठीक है, तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्या है, प्लस संख्या जितनी भी होती है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो भी प्राकृतिक संख्या है उसका स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है, तो इसमें सिर्फ एक ही वो संख्या है, क्या है, 2 है। 2 का ही स्क्वायर करने पे क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर करने पे 4 होगा, जो कि 4 के बराबर होगा। तो इसमें कितना, इस समुच्चय में हम लोग को क्या सिर्फ मिला 2। ठीक है, प्रदत्त प्रदत्त जो समुच्चय दिया है उसमें क्या मिला है, 2 मिला। तो ये भी क्या है, 2 मिल गया, एक संख्या मिला हमको। ये भी क्या है, एक परिमित समुच्चय है। ठीक है, अगर इसमें कोई भी अवयव नहीं मिलता तो क्या कहते हैं, अपरिमित है। लेकिन ये एक अवयव हमको 2 मिल गया, ये क्या कहा है, एक परिमित है। ठीक है, परिमित है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल 3, दिया है कि एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन और 2x-1 इक्वल टू 0। अब देखिए कह रहा है कि जो हमारा x के रूप में जो संख्या है वो कैसा है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है, और जो है 2x-1 इक्वल टू 0 का है, 2x-1 इक्वल टू 0 कह रहा है। ठीक है, तो अब मान लीजिए इसमें हम लोग प्राकृतिक संख्या के मान रख रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 1 रखे पहला संख्या, तो 1 रखेंगे तो कितना होगा, 2-1 इक्वल टू 1 होगा, इक्वल टू 0। 1 इक्वल टू 0 ये कभी संभव नहीं है। फिर से 2 रखें यहाँ पे, तो 2 दूना 4, 4 में से एक जाएगा 3, 3 इक्वल टू 0, ये भी संभव नहीं है। अब जितना भी रखते जाएंगे आगे प्राकृतिक संख्या वो क्या होगा, बढ़ते ही जाएगा। इससे इससे तो बढ़ते ही जाएगा, 0 के बराबर तो कोई संख्या आएगा नहीं प्राकृतिक संख्या यहाँ पे रखने पे। तो क्या ये भी इसमें कोई अवयव हमको मिल नहीं रहा है। तो क्या करेंगे कि ये क्या है, अपरिमित है। ठीक है, अपरिमित है। ठीक है, अपरिमित है। ओके, अब देखते हैं चौथा, देखेंगे चौथा एग्जाम्पल दिया है कि एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन और एक्स एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्या का बात आया। ठीक है, अभाज्य संख्या का जो है, अभाज्य संख्या उनका कोई समुच्चय, उसका मतलब अभाज्य संख्याओं का कोई निश्चित नहीं है। अभाज्य संख्याओं का अनंत है। ठीक है, अभाज्य संख्या कोई निश्चित नहीं है कि इतना ही अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्याओं की दुनिया अनंत है। ठीक है, तो जब अनंत है, इसमें हम लोग को कोई निश्चित नहीं मिल रहा है कि क्या मान होगा, तो इसको क्या कह देंगे कि जो हमारी ये समुच्चय है वो क्या है, अपरिमित है। ठीक है, अपरिमित अपरिमित है, क्योंकि अभाज्य संख्या का कोई निश्चित नहीं है कि यही अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये अभाज्य संख्याओं का दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। ठीक है, इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते कि यही अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसको बोलेंगे कि यह अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, अपरिमित है। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दिया है कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन और एक्स विषम संख्या है। ठीक है, एक्स जो है वो विषम संख्या है। ठीक है, और ये देखिए अब विषम संख्या आ गया, विषम संख्या का भी अनंत नहीं है। ठीक है, विषम संख्या का भी कोई अनंत नहीं है। ओके, ये अनंत संख्याएं होती है, विषम संख्या भी जो होती है वो भी अनंत संख्याएं होती है। तो ये भी क्या है, एक अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, ये भी क्या है, अपरिमित है। ओके, हमारा जो पांचवा एग्जाम्पल है ये भी क्या है, अपरिमित है। ओके, क्योंकि विषम संख्याओं के अनंत है, ठीक है, विषम संख्या अनंत है, उसका कोई निश्चित नहीं है, इसलिए क्या कहे के ये हमारा जो सेट है वो समुच्चय है वो अपरिमित है। समझ गए। अब बात करेंगे समान समुच्चय, इक्वल सेट। ये क्या होता है, देखिए दो समुच्चय ए और बी, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो और बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव हो तो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं, अर्थात दोनों समुच्चयों में समान अवयव होते हैं। इसका मतलब है, आगे हम बताएंगे। ठीक है, इसका परिभाषा देखिए, परिभाषा में दिया है, जब दो ए और बी समुच्चयों में अवयवों की संख्या यानी कि सदस्यों की संख्या समान हो तो उसे समान समुच्चय कहते हैं। यानी कि a इक्वल टू बी से लिखते, इसे a इक्वल टू बी से लिखते हैं।
लेकिन जब दो समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान न हो तो उसे a इज नॉट इक्वल टू बी लिखते हैं। ये तो सही बात है, जब b के बराबर नहीं होगा तो उसको नॉट इक्वल टू बी के बराबर लिखते हैं। ये सही कह रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में मान लीजिए कि दिया है कि दो समुच्चय हम लोग को दिया है, ठीक है। यहाँ पे दिया है वो ए समुच्चय में 1 2 3 4 और बी समुच्चय में दिया है 3 1 4 2। अब देखिए, अब एक थोड़ा हम लोग नोट में थोड़ा बना ले, ठीक है। समान समुच्चय के लिए क्या दो शर्त होती है, ठीक है। जैसे कि ए जो समुच्चय है, ठीक है, उसमें जो भी मतलब पहला समुच्चय हो, जैसे ये ए समुच्चय हो, उसमें जो अवयव हो वो बी में भी वो होना चाहिए, ठीक है। बी में भी होना चाहिए, ओके। और जो भी जैसे ए में अगर 4 अवयव है तो बी में भी 4 अवयव होना चाहिए, लेकिन बी में जो अवयव हो वो ए में भी होना चाहिए, ठीक है। दोनों चाहिए उसके लिए, तब जाके ये कहेंगे कि समान समुच्चय है। तो यहाँ पर दिया है कि ए समुच्चय में 1 2 3 4 और बी समुच्चय में दिया है 3 1 4 2। ये क्या एक समान समुच्चय है। अब देखिए ए नंबर ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ ए मतलब कि ए में कितना अवयव है, 4 अवयव। नंबर ऑफ ए में 4 है और नंबर ऑफ बी भी कितना है, 4 है, ओके। ये तो ए समान हो गया। अब दोनों में संख्या कितना है, 4 है, इसमें भी 4 है। अब अवयव मिला लेते हैं, जो इसमें अवयव है उसमें है कि नहीं है। अगर है तो समान है और नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें ए में 1 है तो इसमें भी क्या है, 1 है। 2 है तो 2 भी है। 3 है तो 3 भी है और 4 है तो 4 भी है। इसका मतलब कि ए और बी में संख्या भी समान है और जो अवयव है, मतलब जो अवयव है वो बी में भी, जो ए में अवयव है वो बी में भी है। तो इसको कहेंगे कि ए इक्वल टू बी। इसका मतलब कि ए और बी समान समुच्चय हैं। समझ गए। अब देखते हैं एक नोट में कि किसी समुच्चय के एक या एक से अधिक अवयवों की पुनरावृत्ति होती है तो समुच्चय बदलता नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में इसका कहने का मतलब है कि ए में अगर मान लीजिए 1 2 3 है और बी में 2 2 1 3 है, ठीक है। समान है क्योंकि देखिए ये जो समुच्चय दोनों दिया एक समान है क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में है और इसका विलोम भी सत्य है। इसी कारण हम किसी समुच्चय का वर्णन करते समय उसके अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। जैसे कि अगर ये कर दिया है तो गलत नहीं है, लेकिन करते नहीं है। क्यों? देखिए जैसे कि 1 2 3 है, अब 3 2 1 भी हो जाएगा। ये जो उल्टा भी इसका समान है, ठीक है। तो ये क्या है, एक समान समुच्चय है, ओके। जो क्यों क्यों समान समुच्चय, देखिए 1 इसमें है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है। अब यहाँ क्या है, अंकों की पुनरावृत्ति यानी कि दोबारा आया है तो ये लिखना नहीं चाहिए, लेकिन लिख दिया है, ठीक है। ये गलत नहीं है लेकिन लिखना नहीं चाहिए। कह रहा है कि पुनरावृत्ति नहीं करते, इसीलिए क्या करते हैं, उसका पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। समझ गए, यही होता है समान समुच्चय। देखिए एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि दिया है, कुछ समुच्चय दिया है, ठीक है। उसमें कह रहा है क्या कि समान समुच्चयों के युग्म छांटिए यदि ऐसा कोई युग्म है और कारण भी बताइए। देखिए अब कह रहा है कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग कितना 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 समुच्चय दिया है हम लोगों को। और कह रहा है कि इसमें से देखिए कि कौन एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। समान समुच्चय छांटिए, समान समुच्चयों के युग्म छांटिए, ठीक है। समान समुच्चय के जैसे एक जैसे जो दो हैं उनको साथ छांटना है, ठीक है। तो देखते हैं ए समुच्चय में क्या दिया है, 0 दिया। देखिए इसको, अब इसको भूल से भी इसको रिक्त समुच्चय मत समझिए क्योंकि इसमें 0 एक अवयव है, ठीक है। और रिक्त समुच्चय के लिए क्या है, बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये सब फाई होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों ऐसा नहीं है, तो ये क्या है, एक रिक्त समुच्चय नहीं बल्कि एक समुच्चय दिया है, ठीक है। और यहाँ पे बी में दिया है कि एक्स सच डेट एक्स ग्रेटर देन 15 और एक्स इज लेस देन 5, ठीक है। इसका मतलब है कि देखिए एक्स का जो मान है, ऐसे कि एक्स का मान है जो 5 से, जैसे मान लीजिए संख्या रेखा ले लीजिए, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 15 हो गया, ठीक है। ये 15 हो गया, अब इधर हो गया, ठीक है। इधर भी संख्या आ जाएगा, इधर भी ये 5 हो गया, इधर आएंगे तो 1 2 0 0 मिलेगा, इधर जाएंगे तो 15 से ज़्यादा मिलता जाएगा, ठीक है। ज़्यादा संख्या मिलता जाएगा इधर। अब कह रहा है कि ये 15 से बड़ा है, यानी कि 15 से बड़ा यानी कि इधर है,
और ये कह रहा है कि 5 से छोटा है। तो इधर तो कोई संख्या ही नहीं मिलेगी, बीच में तो कोई संख्या ही नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है हम लोगों को। ये 15 से वो आगे जा रहा है और ये कह रहा है कि 5 से छोटा है, तो ऐसा कोई संख्या निश्चित ही नहीं है। तो क्या है ये? रिक्त समुच्चय है। ठीक है, ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, ये एक रिक्त समुच्चय हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं सी वाला कि एक्स सच डैट एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे 5 मिलेगा हम लोगों को। देखिए जो यहाँ पे 5 संख्या मिलेगा। ठीक है, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक ही एक संख्या सी में क्या मिलेगा? सी इक्वल टू कितना होगा? सिर्फ एक ही मिलेगा, क्या? 5 मिलेगा। ठीक है, और डी इजकल टू क्या होगा? एक्स सच डैट एक्स स्क्वायर इजकल टू 25 है। ओके, अतः अब देखिए यहाँ पे दो संख्या हम लोग को मिलेगा, क्या? -5 मिलेगा और 5 मिलेगा। -5 का स्क्वायर करेंगे तो अभी भी 25 मिलेगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो अभी भी 25 मिलेगा। तो इसमें दो संख्या है, क्या? डी वाले में दो संख्या 5 और -5, यहाँ पे सिर्फ 5 है। अब देखिए डी ई है जो, इस ई को भी मेंशन कर लेते हैं। क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0 एक धन पूर्णांक का मूल है। ओके, धन पूर्णांक मूल है। तो अब इसको क्या करना? सॉल्व करना पड़ेगा। इसको पहले मूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, मूल निकालते हैं, देखते हैं, देखेंगे इसका मूल निकालेंगे। क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 है ना, इसका मूल निकाल, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15। ओके, अब यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 होगा, फिर प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 होगा, फिर से x माइनस 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 5 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे x प्लस 3 मिलेगा इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 दिया है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे? x इक्वल टू 5 मिलेगा और x इक्वल टू -3 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो संख्या मिल रहा है हम लोग को। ई वाले में कितना मिला? दो संख्या, एक -3 मिला, एक 5 मिला। अब देखते हैं कि कौन कौन समुच्चय। अब देखिए सबसे पहले ए बी देखते हैं, ए और बी देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा हम लोगों को? एक मिनट, अब देखेंगे यहाँ पे ए में क्या दिया है? 0 दिया है। ठीक है, ए यहाँ पे ए इक्वल टू 0 है। ओके, ए इक्वल टू 0 है, और बी में कहीं बी में चाहे सी हो या डी हो या ई हो, किसी में भी 0 संख्या, यहाँ पे 5 और -5, यहाँ पे +5 मिला है। ठीक है, और यहाँ पे 5, इसमें तो कोई संख्या ही नहीं मिला, ये तो रिक्त समुच्चय हो जा रहा है। ठीक है, और देखिए इसमें क्या कह रहा है कि -5 है और 5 है, इसमें 0 नहीं है, फिर से इसमें भी 0 नहीं है। क्या मिला हम लोग को? 5 मिला है और -3 मिला है, तो 0 किसी में है ही नहीं। तो क्या करेंगे कि a इज़ नॉट इक्वल टू बी, फिर से लिखेंगे a इज़ नॉट इक्वल टू सी, a इज़ नॉट, फिर से लिखेंगे a इज़ नॉट इक्वल टू बी, हो गया a इज़ नॉट इक्वल टू डी, फिर से लिखेंगे a इज़ नॉट इक्वल टू ई। ठीक है, ये जो दिया है ऐसा लिख देंगे। अब फिर बी में, अब देखिए बी में क्या दिया है? यहाँ पे कुछ मिल नहीं है, रिक्त समुच्चय है यानी कि फाई है, यहाँ पे फाई मिल रहा है हम लोग को। ठीक है, अब फाई है जो, ओके, फाई है किंतु कोई समुच्चय रिक्त नहीं है। ओके, बी, और बी में फाई है और इसके अलावा कोई भी समुच्चय रिक्त नहीं है। कुछ इसमें 0 है, इसमें -5 है, 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 है और -3 है। तो देखिए इस और सब में तो अवय है, लेकिन इसी में नहीं है, ये रिक्त समुच्चय हो गया है। ठीक है, तो किसी में भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे? बी इज नॉट इक्वल टू सी, बी इज नॉट इक्वल टू डी, बी इज नॉट इक्वल टू ई। ठीक है, लिख देंगे। जब इसमें किसी में भी फाई नहीं है तो क्या करेंगे? इसको नॉट इक्वल टू कर देंगे। ठीक है, ऐसा हो गया। अब सी को लेते हैं, तो सी में देखिए 5 है। ठीक है, 5, और यहाँ पे देखिए -5 है और +5 है। अब देखिए तो क्या ये सी और डी बराबर हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्यों? यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 भी है और -5 है, 5 तो मिल गया, लेकिन ये जो -5 है इसमें भी रहना चाहिए, तब जाके कहेंगे कि सी इज इक्वल टू डी। तो ये कोई भी नहीं है, और भी कुछ में नहीं है। देखिए यहाँ पे 5 मिल रहा है, लेकिन ये दूसरा क्या है? -3 है, जो कि -5 होना चाहिए। ये भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे? सी इज़ नॉट इक्वल टू डी, और फिर लिखेंगे सी इज़ नॉट इक्वल टू ई। ओके, अब देखिए सी ले लिए, अब डी लेते हैं। तो डी में देखिए -5 है और 5 है, और ई में क्या है? +5 है और 3 है। तो ये भी क्या है? एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? कि डी इज़ नॉट इक्वल टू ई। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा। ओके, इन प्रकार के समुच्चयों का युग्म केवल सी तथा ई है। ओके, सी और तथा ई है। ओके, देखिए सी जो है 5 और +5 मिल गया। ओके, और 3 जो है -3। तो देखिए हाँ, यहाँ पे देखिए एक गलती हो रहा था क्या कि धन पूर्णांक पूछा है ना, तो माइनस यहाँ पे जो आया है इसको हटा देंगे, ये संख्या हम लोगों को लेना ही नहीं है। देखो धन पूर्णांक बोला है तो इसमें ई में 5 मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो ई में 5 है और सी में 5 है, तो सी और ई किधर गए हम लोग, ये जो लिखे थे गलत हो जाएगा। सी इक्वल टू ई लिखेंगे, क्योंकि सी और ई जो ऐसा समुच्चय है दो, वो दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर है। इसमें ये हमारा जो क्या है समान समुच्चय में आएगा, क्या समान समुच्चय, समुच्चय इक्वल टू सी इक्वल टू ई हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, समझ गए। अब देखिए आगे दिया है क्या, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन समान है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अब देखिए यहाँ पे समुच्चय, दो समुच्चय दिया है। एक दिया है x नाम का समुच्चय। x नाम में क्या दिया है, दिया है कि ALLYOY। ठीक है, ठीक है, इसका एक वर्ड दिया है, उसके अक्षरों का समुच्चय है। तथा बी में क्या कह रहा है, बी में क्या है लोयल शब्द का है, कोई लोयल। ओके, तो इस देखिए तो इसको बनाएंगे हम लोग, पढ़े देखिए एक्स में जो है इस समुच्चय मझौला कोष्ठ में लिखना पड़ेगा ना, मझौला कोष्ठ में। ओके, अब देखिए इसी को हम लोग सूचीबद्ध करते हैं, तो लिखेंगे क्या कि x इक्वल टू, पहले क्या लिखेंगे ए लिखेंगे, एल लिखेंगे, ओ लिखेंगे, वाई लिखेंगे। एल डबल है तो क्या सिंगल एल लिखेंगे। फिर से बी में भी वैसे ही करते हैं सूचीबद्ध, तो एल होगा 0, ओ होगा, वाई होगा और ए होगा। ठीक है, यही हमारा होगा। इसमें भी एल डबल है तो सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। अब देखते हैं कि ये दोनों है जो एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। तो नंबर ऑफ़ एक्स कितना है यहाँ पे 4 है, यहाँ भी नंबर ऑफ़ बी कितना है 4 है। अब मिलाते हैं इनके और वाई को मिलाते हैं, यानी कि सदस्य को मिलाते हैं एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे के जैसे है कि नहीं है। तो ए इसमें है तो ए इसमें भी है, एल इसमें है तो एल इसमें भी है, ओ इसमें है तो इसमें भी है, वाई है तो वाई भी है। अब देखिए जितना ही अवय इसमें है इतना अवय इसमें भी है, और जो जो अवय इसमें है उसमें भी जो वही अवय है। तो ये क्या है, एक समान समुच्चय है। ठीक है, ये दोनों एक क्या है समान समुच्चय है, क्योंकि 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 एक्स इक्वल टू बी है। ठीक है, यही आंसर होगा। ओके, समझ गए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हम समझ गए हैं आज। अब इसके जो समझे हैं इस पे जो भी 1.2 में जो भी क्वेश्चन आंसर दिया है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।